हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म आरके स्टडी पॉइंट, है ना दोस्तों। चलो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था फिज़िक्स, जैसा कि मैं आपको बता भी रखा है, कमेंटमेंट में दे रखा हूँ कि रोज़ दिन आपको एक वीडियो मिलेगा फिज़िक्स का। क्लास 10th का फिज़िक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैंने अभी तक 2 लेक्चर ले रखा हूँ। ये मेरा 3rd लेक्चर है ना। अगर आपने 3rd लेक्चर देखने से पहले आप दोनों लेक्चर को देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, उस दोनों लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन करवाया था। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि मैंने किस तरह से पढ़ाऊँगा, है ना, हाउ आई टीच यू एंड क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये मैंने आपको बताया था, है ना। सेकेंड लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, सिस्टम के बारे में पढ़ाया था कि किस तरह से हम लोग ऐसा यूनिट निकालते हैं कुछ चीज़ों का, उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ों को हमने देखा था, है ना। रिकैप ही था एक्चुअली वो क्लास 9th का। और थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? फ्लो ऑफ चार्जेज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या पढ़े? फ्लो ऑफ चार्जेज। अब देखो दोस्त, आगे हमने टॉपिक आपको लिखवा रखा है, आपने टिक आउट करते चलो जो जो टॉपिक हो चुका है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज हम आपको बता चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज ही बता चुके हैं नहीं, तो चलो इलेक्ट्रिक चार्ज देखते हैं आज से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे बोलो? Electric charge is a property of the matter which is attract or repel other charges. हाँ देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ना, सिंपल। जो इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी वस्तु का क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हम लोग उस दिन देखे थे क्या, कॉम्ब वाला, है ना। कॉम्ब और एक तुम्हारा क्या था, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर था। उस बीच में क्या था, वो कॉम्ब का इंटरनल प्रॉपर्टी है कि जब कॉम्ब को रगड़ा जाता है नहीं, तो उसमें क्या जाता है तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी की गुना जाती है, इलेक्ट्रिक चार्जेज, है ना। तो उसमें होता क्या है कि आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम लोग, और आज जो पढ़ेंगे हम लोग दोस्त, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। There are 2 types of electric charges. First one is positive charges और second one is negative charge, ठीक है। हम लोग इसको शॉर्ट में इस तरह से डिनोट करेंगे दोस्त, पॉजिटिव और निगेटिव, क्लियर, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेज और निगेटिव चार्जेज, 2 तरह के चार्जेज होती है हमारे पास। एक तो न्यूट्रल होता है तुम्हारा, जिसका कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। और आपको जो अभी जो बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्जेज और निगेटिव चार्जेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्जेज, सेकेंड वन इज निगेटिव चार्जेस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है आपका, ठीक है। सिमिलर, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज होता है क्या है, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। देखो, यदि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मान लो एक बॉडी है जो एक्वायर कर रहा है तुम्हारा कैसा चार्जेज, पॉजिटिव चार्जेज। एक अदर बॉडी है, वह भी बॉडी तुम्हारा कैसा चार्ज एक्वायर कर रहा है, पॉजिटिव चार्जेज। तो ये कैसा चार्जेज होगा बताओ? लाइक चार्जेज। कैसा चार्जेज होगा? लाइक चार्जेज। इसी को हम लोग कहते हैं सिमिलर चार्जेज। समझ में आ रही है? बोलो। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सिमिलर चार्जेस, ठीक है। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा बताओ? अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा? यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज है, तब हम इसको क्या कहेंगे? अनलाइक चार्जेस कहेंगे या नहीं कहेंगे? बोलो। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिसिमिलर चार्जेस। क्या कहेंगे? डिसिमिलर चार्जेज। अब मैं हिंदी में आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेज का क्या प्रकार, पहला पॉजिटिव मतलब धनात्मक और निगेटिव मतलब ऋणात्मक, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेज और सिमिलर चार्जेज, इसका मतलब क्या होता है बताओ? हिंदी क्या होगा इसका? समान चार्ज, नहीं सेम चार्जेस। और इसका असमान चार्जेस, अनलाइक, है ना, असमान चार्जेस।
अब देखो यहाँ पे से इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा क्या है, देखो यहाँ मतलब इसका क्या, हम लोग लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज पर इसका कुछ बातें हैं क्या। तो देखो लाइक चार्जेज हमेशा, अभी हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज टेंडेंसी होता है जिससे बॉडी को क्या करता है, या तो रिपेल करेगा नहीं तो अट्रैक्ट करेगा। नहीं तो किस केस में वह रिपेल करेगा और किस केस में वह अट्रैक्ट करेगा, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। बस समझ में रही है। तो लाइक चार्जेज जो होता है दोस्त, लाइक चार्जेज ऑलवेज क्या करेगा, रिपेल, रिपेल विथ एच, मतलब आपका जो भी लाइक चार्जेज होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा दोस्त, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब जैसे मान लो अगर ये मार्कर अगर पॉजिटिव चार्जेज है ना, और ये मार्कर भी अगर पॉजिटिव चार्जेज है, तो दोनों को अगर आप पास में लाओगे तो ये दोनों पास में आएगा क्या, नहीं आएगा। ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, है ना। और इस बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने आपको उस दिन बताया भी था शायद पिछले वाले वीडियो में कि अगर मान लो इस तरह से आपने देखा था कि अगर मान लो ग्रेविटेशन में पढ़ा है M1 और M2 अगर दो वस्तुएं हैं नहीं, और इनके बीच अगर कोई ये डिस्टेंस अगर सेपरेट है तो इस दोनों के बीच में यह दोनों बॉडी एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है नहीं, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से अगर मान लो प्लस क्यू चार्जेज है, दो चार्जेज अगर है, मान लो यहाँ प्लस क्यू ही चार्जेज है, तो इस दोनों जिस बॉडी जिससे यह प्रतिकर्षण करेगा, जिस फोर्स से यह प्रतिकर्षण करेगा एक दूसरे को, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, है ना। अरे मान लो यहाँ प्लस चार्जेज है और ये बॉडी तुम्हारा निगेटिव चार्जेज है, और ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचेगा और ये अपनी ओर खींचेगा नहीं, तो ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसमें जो फोर्स काम करेगा कौन सा फोर्सेस काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दोनों जो काम, चाहे आकर्षण हो चाहे विकर्षण हो, है ना, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, कौन से फोर्स के कारण करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण करेगा। करेक्ट ना। अब देखो तो लाइक चार्जेस क्या होगा तुम्हारा, ऑलवेज रिपेल विथ ईच अदर। नहीं, दो बॉडी है, वो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा, वह रिपेल करेगा। क्लियर। अब अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अनलाइक चार्जेस बोलो, ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना, बोलो। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या यूनिट क्या होता है, ये सब चीज़ों पर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी। चलिए, चलो मैं रफ करता हूँ। ठीक है दोस्त, आप वीडियो को पॉज करके लिखो। ठीक है, देखो यहाँ पर तो हम लोग क्या देखें, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें निकला, क्या क्या निकला बोलो तो फटाफट। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेज और निगेटिव चार्जेज। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेज अगर मान लो लाइक चार्जेज है तब क्या होगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेज है तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बस इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलो देखो, हमने बताया था आपको एसआई यूनिट, है ना। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, कूलम्ब। क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा बताओ, कूलम्ब, जिसको हम लोग डिनोटेड बाई कैपिटल सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक कूलम्ब्स का लॉ आता है। ठीक है, आपको पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है कि हाउ वी गेट दिस फार्मूला, बट मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू एक चार्ज है, यहाँ पे मान लो कि प्लस क्यू ही चार्ज है, कोई भी चार्ज ले लो, दो चार्जेज, है ना। और मान लो Q1 और ये क्या है ना, Q2 चार्जेज है। देखो मान लो ये Q1 चार्जेज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है तुम्हारा। तो अभी तुरंत हम तुमको बताया है कि प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं होता, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। व्हाटएवर, चाहे वो क्या करे, अट्रैक्शन करे या फिर वह रिपेल्सन करे, है ना। तो क्या है दोस्तों, Q1 और Q2 दो चार्जेज है, और मान लो कि इसके दोनों के बीच का एक क्या है, डिस्टेंस है तुम्हारा। डिस्टेंस कितना है बताओ,
डिस्टेंस तुम्हारा आर है, हम लोग अभी एक जनरलाइज फार्मूला निकाल रहे हैं, है ना, जो कि तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, आर है। समझ रहे हैं? दो चार्जेज है, दो चार्जेज, एक Q1 चार्जेज है और एक क्या है तुम्हारा Q2 चार्जेज है, और उस दोनों को जो डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, दोनों चार्जेज को रखा गया है, वो कितने डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस। करेक्ट ना? समझ में आ रही है? ये कौन किसका नियम है, ये कूलम्ब्स का नियम मैंने आपको बता रहा हूं, बस थोड़ा सा शॉर्ट में, कूलम्ब्स रूल। ठीक है? क्या है दोस्त, एक Q1 चार्जेस Q2 चार्जेस दोनों को किस डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, r डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है ना, तो ये r डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक है, अब इसमें कहता क्या है कूलम्ब कि इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है, मान लो F, Q1 और Q2 चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, F। इस पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा लग रही है, F। समझ रहे हैं? तो क्या है कि कहता है, इसका फर्स्ट लॉ ये है कि इस दोनों के बीच जो बल लगता है ना, इस दोनों के बीच जो क्या लगता है, बल लगता है तुम्हारा F, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। क्या होता है वो बोलो, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, है ना, Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हैं? बात को समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। कूलम्ब्स ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा है, कूलम्ब्स लॉ के लिए क्या किया हमने, Q1 और Q2 दो चार्जेज है, उस दोनों को कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, r डिस्टेंस से। इन दोनों के बीच जो फोर्सेस लग रही है, कौन सा फोर्स लग रही है दोस्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है, और वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है, F। क्लियर? अब क्या कहा कि इसका फर्स्ट जो तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इस दोनों के बीच जो बल लगता है ना, जो बल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस दोनों के चार्जेज के गुणनफल के, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, Q1 इंटू Q2। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है दोस्त, कि इस दोनों के बीच जो फोर्सेस है ना, यह डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। समझ में आ रही है? बोलो, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये हम नहीं कह रहे, कौन कहा है, कूलम्ब्स, है ना। कूलम्ब्स लॉ जो आपने पढ़ा था, रूल मत लिखो, लॉ लिख लो, है ना, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में लिखो, F is directly proportional to Q1 into Q2 और F is inversely proportional to 1/r²। करेक्ट ना? तो ये जो तुम्हारा है, देखो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा प्रोडक्ट होगा चार्जेज का, उतना अधिक क्या होगा तुम्हारा, फोर्स लगेगा। अगर मान लो कि हम यदि Q1 को भी बढ़ाए या Q2 को बढ़ाए, तो इफेक्ट क्या कर पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर मान लो इसको घटाए, तभी क्या होगा, घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि यदि हम R को बढ़ाते हैं तो F क्या होगा, घटेगा। नहीं, आप देखे हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, बोलो। यदि हम न्यूमरेटर अगर 1 रखते हैं और डिनोमिनेटर अगर 2 रखते हैं तो कितना आता है, 0.5 आएगा। अगर न्यूमरेटर हम कांस्टेंट रखें मान लो और डिनोमिनेटर को बढ़ाएं, क्या होगा, घटेगा। बोलो। नहीं, तो यहां पे भी क्या है तुम्हारा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि यदि R को हम बढ़ाएंगे तो F क्या होगा, घटेगा। नहीं, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जितना अधिक होगा, डिस्टेंस जितना अधिक होगा, इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतना ही वो क्या होगा, कमजोर होगा। आप चुंबक जो देखते हैं, चुंबक देखते हो ना, चुंबक क्या रहता है, जितना जो पास में लाते हैं वो एक दूसरे के जल्दी क्लोज आ जाता है, जितना दूर ले आते हो उसको टाइम लगता है, इट्स टेक्स सम मोर टाइम एज कंपेयर टू डैट। नहीं, उसके कंपेयर में क्या लगता है, कम समय, ज़्यादा समय लगाता है जब उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखेंगे आगे इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, सेकंड चैप्टर में हमारा वही पढ़ना है दोस्तों। देखो, तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
सॉरी कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा, कम होता जाएगा नहीं। और जैसे जैसे फोर्स अगर बढ़ेगा, सॉरी अगर जैसे जैसे हम लोग आर के क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बढ़े। करेक्ट, इसका मतलब बस इतना सा है, ठीक है। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, दिख रहा है यहाँ तक, वी गेट क्या मिलेगा बताओ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, मिलेगा क्या, हाँ बोलो। अगर हम इस दोनों का कंबाइन करें दोस्तों तो LHS तो सेम है, F कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो गया Q1 इंटू Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता है फिजिक्स में जब हम लोग क्या करते हैं बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लाते हैं बताओ जल्दी, एक कांस्टेंट टर्म को लाते हैं। किसको लाते हैं दोस्त, कांस्टेंट टर्म को लाते हैं। चलो देखो फटाफट करो, जल्दी लिखो इसको, ठीक है। तो आपने क्या देखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जब हम लोग इस दोनों को क्या कर दिए, कंबाइन कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फिजिक्स के रूल में, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं दोस्तों तो इसके जगह पे क्या लाते हैं, हमें कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है। हमारा काम हो चुका है। F इक्वल टू करो, लिखो F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट, ठीक है। K की वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक है। K की वैल्यू कितना लेना है नहीं लेना है सब न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिकली ये क्लास 12 में आपको पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे दिया, ठीक है। चलो आगे चले, मिटाते हैं। अब देखो, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पता है क्या, बोलो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है बोलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज रखता है क्या, -1.6 नहीं। और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये आपको पता है, ऑल मैटर्स, जितने मैटर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, नहीं। और वह जो चार्जेस रखता है वो कितने चार्ज रख रहा है, 1.6 -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, और प्रोटॉन जो रख रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि ये इतना क्या रखा, चार्जेज, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो जल्दी फटाफट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, 1 कूलम्ब चार्ज बनने में, नहीं, 1 कूलम्ब चार्ज बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकताएं होती हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करके वो कितना क्या बनाएगा, 1 कूलम्ब चार्ज बनाएगा। आपको क्या निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज बनाने में, ध्यान से समझो, 1 कूलम्ब चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की यूज होगी, नहीं समझ रहे। तो देखो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, बात समझ में आ रही है। जहां पे Q तुम्हारा क्या हो गया, चार्ज हो जाएगा, N तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और E क्या होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं। तो देखो अगर आप यहां पे 1 कूलम्ब चार्ज है आपका, तो 1 कूलम्ब चार्ज समझो,
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ? मेरी थोड़ी सी आई जो है इधर उधर होगा क्योंकि सामने स्टूडेंट भी है, ठीक है, मैनेज करना। देखो Q जो है तुम्हारा कितना है, 1 कूलम चार्जेज है, तो 1 कूलम चार्ज हो गया, ये तुम्हारा गिवन है ना, ये गिवन है तुम्हारा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको निकालना है, और तुम जानते हो कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ में आ रही है या नहीं आ रही बताओ, बोलो। तो क्या है तुम्हारा n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ले सकते हैं, समझ में आ रहा है? लिखो, हाँ माइनस कोई बात नहीं है। माइनस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दर्शाता है वो, ठीक है, लिखेगी नहीं। नहीं यहाँ पे नहीं लिखे, देखिए यहाँ, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो क्या होगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा बताओ, बोलो जल्दी बोलो। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, देखो यहाँ 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19, बोलो करो इसको सॉल्व, n कितना निकलेगा, 10/16 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 6.25 आएगा क्या, 1685, ठीक है, 6.25 ये आएगा क्या, Maybe। नहीं, कैसे ये आएगा, यहाँ क्या करो, एक जीरो और बढ़ा लो तुम, तो ये सॉरी रुक जाओ, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। n इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर 18 लिख सकते हैं क्या, बाई 16, बोलो लिख सकते हैं ना, तो n कितना हो जाएगा, 100 दिख रहा है ना, 100 इंटू 10 के पावर 18 बाई 16। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 16 छक 16 6 जा 96, 4 0 16 2 जा 32, 16 पंचे 80 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब 1 कूलम चार्ज बनाने में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, कंस्टिट्यूट होंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये तुम्हारा क्या चीज से हम लोग निकाले, फार्मूला से, Q इक्वल टू एनी। आप फार्मूला का ही यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस पर बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप इसी तरह से तुम किस में निकाल सकते हो बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन में भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, प्रोटॉन में भी सेम आएगा, NP लिख देंगे, NP क्या लिखेंगे, Ne ये फार्मूला है तुम्हारा, उसी के बाद प्रोटॉन लेंगे बस, ठीक है, क्वेश्चन में जो रहेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे Q क्या है आपका बताइए, चार्ज है, N क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है तुम्हारा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, बोलो। थोड़ा सा हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे लेकिन पूरी कॉन्सेप्ट आके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, फिजिक्स का। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तुम्हारा एक छोटा सा बहुत टॉपिक है भाई, कंडक्टर और इंसुलेटर। होता क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर, देख लो, आपको भी पता है, हम ऐसा समझ रहे हैं कि आपको पता है कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है, पता है या नहीं बताओ, बोलो, कंडक्टर पता है ना, चलो इसको मिटाए, कंडक्टर और इंसुलेटर बताओ जल्दी, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास कर रहे हैं, और इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देता। एकदम सिंपल सा बातें हैं। कंडक्टर होता क्या है सर, सिंपल बात है भाई कि कंडक्टर वैसा मटेरियल, मान लो कोई मटेरियल है ना, वो अपने से होकर पासिस थ्रू द करंट विच अलाउज टू पासिस थ्रू द करंट थ्रू आउट दिस। नहीं, अगर मान लो ये है मार्कर है ना, इसको कंडक्टर कब कहेंगे, जब इधर से हम करंट देंगे और इधर फिर हमको करंट मिलेगी, तो ये क्या होगा तुम्हारा, कंडक्टर होगा। अदरवाइज ये क्या होगा तुम्हारा, इंसुलेटर होगा। सिंपल बात है, एज सिंपल एज दैट। जैसे हम लोग देखते हैं कि लाइन जब ठीक करना रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं, ड्राई वुड। ड्राई वुड क्यों लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट मीन्स क्या, इंसुलेटर है, जिससे वो करंट पास नहीं होती है। अगर करंट पास होती है तो आपको झटका लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो कंडक्टर का सिंपल सी बात है भाई कि वैसा
वैसा क्या पदार्थ, वैसा मैटर्स जो अपने से होकर मतलब क्या, थ्रू आउट दिस विच अलाउज टू पासिस द करंट, नहीं जो पास करने के लिए करंट को अगर वो जाने दे उसको क्या कहेंगे हम लोग, कंडक्टर कहेंगे। अदरवाइज जो नहीं पास करवाए उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंसुलेटर कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ? बोलो। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो इसके बारे में बहुत सारे डिटेल है, आपकी बुक में जाके रीडिंग करो थ्रू आउट, है ना, थ्रू आउट द रीडिंग करो, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो और जो है तुम्हारा क्या करो, रीडिंग करो, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, तो इसमें आपका कंडक्टर और इंसुलेटर हो गया दोस्तों। कंडक्टर का मतलब समझ गए, वैसा मैटर, वैसा सब्सटेंसेस जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो भाई, वो क्या हो गया तुम्हारा कंडक्टर हो गया। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो वो क्या हो गया तुम्हारा इंसुलेटर हो गया, ठीक है। जैसे कि तुम देखते हो जितने सारे मेटल्स हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया तुम्हारा, है ना, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ, सॉरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे होकर क्या होता है दोस्त, करंट आसानी से पास होता है ना। जैसे कि आप घर में भी यूज़ करते हैं कॉपर की वायर, यूज़ करते हैं कि नहीं बताओ, कॉपर वायर। अल्युमिनियम वायर हम लोग नहीं लेते, अल्युमिनियम वायर सस्ता होता है नहीं, लेकिन फिर भी अल्युमिनियम वायर हम लोग नहीं लेते, क्यों, क्योंकि उतना अच्छा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। समझ में आ रही बात को? तो ये तुम्हारा क्या है, कंडक्टर हुआ, और ये तुम्हारा इंसुलेटर हुआ। अब एक आता है और सेमी कंडक्टर, जो कि आपको नहीं पढ़ना है अभी, आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही रखें क्या, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो बाय द, क्या करना है आपको, बस एक ही काम करना है आपको, है ना, कमेंट, ठीक है दोस्तों। और कोई दिक्कत हो तो आप बोलना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो फिर आप क्वेश्चन क्या करो, आस्क करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे आगे जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब चीज़ों को हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।